आप सब। तो आज की ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर के बॉटनी के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह अगर आपने इस टारगेट पेपर से तैयारी कर ली तो फिर आपको फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर चले बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो ये है क्लास फर्स्ट ईयर का बॉटनी का टारगेट पेपर जो कि 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी को, जिसके अंदर आपको दिए जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अटेम्प्ट एनी 9 पार्ट क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। आपको यहाँ पर टोटल 9 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और अगर हम बात करें कि आपको टोटल कितने क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो आप लोगों को टोटल 15 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपने टोटल 9 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और आप लोगों के पास हर एक सवाल जो है वो 2 नंबर का है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर आप लोगों के पास हो गए 18 नंबर का सेक्शन बी। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजीज। तो आप लोगों के पास यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जिनकी आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जानी है। पहली आपके पास है वाटर पोटेंशियल, प्लाज्मोलाइसिस, फोटो रेस्पिरेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, ट्रांसपायरेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास कुछ टर्म्स हैं जिनकी आपने बहुत अच्छे तरीके से डेफिनेशन याद करके जानी है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, राइट नोट ऑन ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस। तो आप लोगों के पास पहला सवाल है जिसके अंदर आपने HIV वायरस की ट्रांसमिशन के बारे में बताना है। वैसे तो आप इसका पूरा लॉन्ग याद कर चुके होंगे, मतलब जो लाइफ साइकिल का है, तो बस अब आपने साथ में इसकी ट्रांसमिशन भी याद करके जानी है। नेक्स्ट आपके पास है, नेम वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस। अब आप क्योंकि जानते हैं आप लोगों के पास एक सवाल जो 2 नंबर का, तो जाहिर बात है एग्जामिनर आपसे कोई बहुत बड़े बड़े सवालात नहीं पूछेगा कि आप लोग ये सोच रहे हो कि हमें बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा या फिर एग्जामिनर हमसे बहुत लंबे लंबे सवाल करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आपसे बस टू द पॉइंट बात पूछेगा। और आपने भी ना एग्जामिनर को जो अपना जवाब देना है ना, वो कोई घुमा फिरा के नहीं देना, टू द पॉइंट आपने देना है। तो देखें, तो जब आपसे कहा जा रहा है कि आपने नेम्स लिखने हैं, तो फिर आपने सिर्फ और सिर्फ नाम ही लिख कर आना है, ना कि उनकी पूरी पूरी डेफिनेशन वगैरह लिख कर आ जानी। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, नेम्स टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अच्छा, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जो टारगेट पेपर है ये मैंने रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया है, वरना आप लोगों ने मुझसे कमेंट करके कहना है कि मिस ये रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपने जस्ट बैक्टीरिया की जो डिफरेंट शेप्स हैं उनके नाम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये भी बहुत छोटा सा सवाल है। आप लोगों के पास बॉटनी के अंदर जो शॉर्ट वगैरह ना, वो तो जाहिर बात है बहुत ही छोटे छोटे से, तो बस आपने टू द पॉइंट याद करना है। अब तो वैसे भी आप लोगों के पास टाइम कम है, तो बस जल्दी जल्दी याद करें। बस इनके ज्यादा बड़े बड़े आंसर आपने याद नहीं करने, बस छोटे छोटे आंसर याद करिएगा। व्हाट इज द कॉजेज ऑफ लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीजेस, नेम देम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बुक में ही मिल जाएगा, तो आपने इसकी बुक से ही तैयारी करनी है। आपकी बुक में ना एक आधा चार्ट बना होगा, तो बस आपने उसी से प्रिपरेशन कर लेनी है। ठीक है, इसके अलावा अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके पास है, स्टेट 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। ये क्वेश्चन भी आपको आपकी बुक के अंदर से मिल जाएगा, बस छोटा सा इसका जवाब है, बस आपने टू द पॉइंट उसी जवाब को याद करना है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मेथड्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक्सप्लेन 2 फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसकी भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है। नेक्स्ट आपके पास है, राइट नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जाहिर बात है, जिस बंदे को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस याद होगा तो उसको रिएक्टेंट्स का भी पता होगा और प्रोडक्ट्स का भी पता होगा, तो बस आपने नेम्स लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, स्टेट द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है। नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। ठीक है, बस टू द पॉइंट बात करनी है, जो पूछा जाए वही बताकर आपने आना है। अब एक और सवाल है जो आप लोगों ने लाजमी आके मुझसे कमेंट सेक्शन में कहना है कि मिस हमें इनके आंसर नहीं मिल रहे, इनके आंसर दे दें। तो देखें, ये काफी मुश्किल काम है, टारगेट पेपर बनाने के साथ साथ उनके आंसर को भी लिखना और फिर आप लोगों को प्रोवाइड करना। तो मेरी बात सुने, आप लोगों ने करना क्या है, देखिए
ज्यादातर जो आपको आंसर है ना वो तो आपको मिल जाएंगे आपकी बुक के अंदर से। पहला काम ये है कि आपने ये जितने भी टारगेट पेपर के अंदर क्वेश्चन है इनको आपने अपनी बुक के अंदर से ढूंढना है, ठीक है। आपको ज्यादातर सवाल तो बुक के अंदर मिल जाएंगे। अच्छा, अब जो आते हैं ना रीजनिंग वगैरह के, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हो रहा है, हाउ वाई वाले जो सवालात होते हैं, ये आपको आपकी बुक के अंदर से कभी कभी ऐसा होता है कि इनका प्रॉपर आंसर नहीं होता। मतलब मिल तो जाएगा, जाहिर बात है, हर चीज आपकी बुक की है, बट ना जो प्रॉपर आंसर होते हैं ना वो बुक के अंदर नहीं होता। तो फिर आप करेंगे क्या? देखें, आप लोगों ने करना है नेट का इस्तेमाल, मतलब सोशल मीडिया का। आप लोग चैट जीपीटी से, यूट्यूब से और गूगल वगैरह से सर्च करके अपने आंसर को ले लीजिएगा। जो सवाल आपको नहीं मिल रहा हो, जो रीजनिंग वगैरह वाले जो सवाल आते हैं ना, उनको आपने इसी तरीके से लेना है, ठीक है। लेकिन जो आप लोग ये जो कहीं से उठाएंगे ना सवालात, इनको फिर आपने लाजमी तौर पर अपनी किसी टीचर को लाजमी चेक करवाने कि मिस इसका आंसर ठीक है या नहीं है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि चैट जीपीटी आपको आंसर गलत देता है। ये तो फिर ऐसा ना हो ना कि आप लोग गलत याद कर लें। तो मेनली आपने क्या करना है, जो ऐसे बस सवाल है जिसमें बस पूछ रहे हैं ये क्या है, क्यों है, नॉर्मल कोई हेडिंग है, तो वो तो आपको आराम से प्रॉपरली बुक में मिल जाएगी, तो उसको तो बुक से याद करें। लेकिन जो हटके सवाल आते हैं थोड़ा रीजनिंग टाइप के, वो फिर आप अगर चैट जीपीटी वगैरह से लेंगे तो पहले किसी को चेक करवाइएगा फिर याद कीजिएगा, ठीक है। अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके पास है, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्लासिफाई बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। ये आपकी बुक में एक चार्ट बना हुआ है, उसके अंदर ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ क्वेश्चन है, हाउ इज बैक्टीरियल सेल वॉल डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल वॉल। आप जरा देखिए, ये हाउ वाले सवाल हैं, तो हो सकता है कि इनके प्रॉपर आंसर आपको बुक में ना मिले, तो जब आप कहीं से लेंगे तो फिर क्लास में किसी को चेक करवा के याद कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाई एंटीना कॉम्प्लेक्स कंटेन अदर पिगमेंट्स विद क्लोरोफिल। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास है, नेम पाथवेज अवेलेबल फॉर वाटर टू एंटर द जाइलम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात मैं पहले बता दूं, मैंने ना इस टारगेट पेपर में कोई बहुत ज्यादा सवालात को ऐड नहीं किया, क्योंकि आप लोगों ने मुझे वैसे ही कमेंट करके कहा हुआ मिस जल्दी दे दे टारगेट पेपर, जल्दी दे दे और प्लीज छोटा दीजिएगा, क्योंकि अब वैसे ही पेपर करीब है, ठीक है। तो मैंने जिन क्वेश्चन को रखा है, इसका मतलब है वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने पहली फुर्सत में इन क्वेश्चन की तैयारी करके जानी है, ठीक है। इसके अलावा एक बात का आप लोगों ने लाजमी ध्यान रखना है, वो ये है कि ई शीट, आप लोग जो अपने आंसर याद करेंगे ना, तो उस आंसर को ई शीट के अकॉर्डिंग याद कीजिएगा। देखें, अभी तक बोर्ड वालों की तरफ से प्रॉपर कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है, क्योंकि मुझे अक्सर बच्चे ये कह रहे हैं कि मिस के ई शीट जो है वो सिर्फ मैथ के पेपर में होगी। तो देखिए, बोर्ड वालों की तरफ से अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर जो भी सवालात आप याद करेंगे, आपके जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह के जो सवालात है, मैथ के, कंप्यूटर वगैरह के, तो आप लोगों ने लाजमी ध्यान रखना है कि उसका जो आंसर है वो ई शीट के ऊपर आ जाए। क्योंकि अगर बोर्ड वालों की तरफ से अचानक कोई नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपकी जो ई शीट है वो इन तमाम पेपर्स में होगी, तो फिर आप लोगों को मसला होगा। तभी कह रही हूँ, पहले से ही जो भी आप याद करेंगे ई शीट के अकॉर्डिंग याद कीजिएगा कि आपका जो आंसर है वो ई शीट पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब जरा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके पास है, Why chloroplast is said to be an energy converting organelle। ये क्वेश्चन आपको बुक में ही मिल जाएगा, ठीक है। छोटा सा सवाल है, इसकी भी आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। नेक्स्ट आपके पास है, राइट नोट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये बॉटनी का जो पहला चैप्टर है काफी बड़ा है, तो देखिए इसमें काफी सारे ऑर्गेनीज है, तो मैंने बहुत ही कम दिए, तो आपने इन सब की अच्छे से तैयारी करके जानी है, ओके। नेक्स्ट आपके पास है, वाई ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके अच्छे तरीके से आपने तैयारी करनी है। और अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके पास है, लिस्ट डाउन एनी 5 एनिमल वायरसेस विद देयर वेक्टर ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपको चार्ट के अंदर मिल जाएगा। अच्छा, एक और बात, अगर ऐसा हो ना जो आप सवाल ढूंढ रहे हैं वो आपको बुक के अंदर ना मिले, रीजनिंग से हटकर अगर कोई सवाल है, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई एक आध सवाल तो मैं आपको आराम से बता दूंगी कि इस चैप्टर का है और इस पेज पर है, लेकिन सारे के सारे बताना ना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग जरा समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाई डेजर्ट प्लांट रिड्यूस देयर लीफ साइज। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास है, हाउ माइटोकॉन्ड्रिया आर सिमिलर टू बैक्टीरिया। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसकी भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है। तो देखिए, एक बहुत ही अहम बात जो कि आप लोगों के इल्म में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि आप लोग ये सोचें कि आप लोगों को टारगेट पेपर के अंदर जो सवालात मैंने दिए हैं वो एज इट इज़ एग्जाम में आएंगे, तो ऐसा नहीं है।
देखिए 9 मैट्रिक तक तो ऐसा ही होता था कि जो सवालात बुक में होते थे ना उनको एग्जामिनर सेम दे देता था, एज इट इज दे देता था, बिल्कुल भी घुमाता नहीं था। लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एग्जामिनर अब आपको ऐसे सवालात नहीं देगा। लेकिन देखें इंटर के अंदर ऐसा नहीं होता है कि एग्जामिनर आपको बिल्कुल सेम एज इट इज सवालात दे दे। वो आपको सवालात तो वही देगा जो कि मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर दिए हैं, लेकिन वो उनको ना काफी ज्यादा घुमा के देगा। मतलब वो अल्फाज की हेरा फेरी कर देगा, या फिर ये कह सकते हैं कि लफ्जों की हेरा फेरी कर देगा। तो सवालात तो यही होंगे। और दूसरी बात ये कि एग्जाम के अंदर आप लोगों को पेपर को देखकर एकदम से बिल्कुल भी नहीं घबरा जाना है, बल्कि आप रिलैक्स रहिएगा। क्योंकि देखें आता आपको सब कुछ होगा जब आप एग्जाम के अंदर जाएंगे। लेकिन अब आपने जो काम करना है वो ये कि अपनी अकल का इस्तेमाल करना है, और सबसे पहला काम जो आपने करना है वो सवाल को समझना है। क्योंकि देखिए आप लोग खुद जानते हैं कि ज्यादातर जो सप्ली का रेशियो है वो 9 मैट्रिक में इतना नहीं है जितना इंटरमीडिएट में। वो इसी वजह से है क्योंकि स्टूडेंट्स यही समझते हैं कि जैसे सवालात बिल्कुल सेम टू सेम जाते हैं। तो देखें फर्स्ट ईयर में ऐसा नहीं होता है। देखें एग्जामिनर अब ये देखना चाहता है कि आप लोग पूरा साल कितना पढ़कर आए हैं। तो देखिए जो चीज का आपने सबसे पहले ध्यान रखना है वो है अपना कॉन्सेप्ट। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, तो फिर तो कोई भी सवाल आ जाए आप बहुत ही आसानी के साथ उसे लिख कर आ जाएंगे। और इस टारगेट पेपर के अंदर भी मैंने जितने सवालात दिए हैं, तो आपने करना क्या है, इनको याद करने से पहले आपने इन्हें समझना है कि ये सवालात क्या है, सवाल में क्या पूछा जा रहा है और आप क्या जवाब दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपको सवाल मिल गए और आपने बस रट्टा मारना शुरू कर दिया कि बस हम जल्दी जल्दी याद कर लें और बस इसी तरह के सवालात एग्जाम में आ जाएंगे। तो देखिए एग्जामिनर इन्हीं सवालात को घुमा कर देगा। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आपको बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ताकि आप बाद में एग्जाम के बाद पेपर के बाद ये आकर नहीं कहें कि मिस ये सवालात नहीं आए। तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ आपको पेपर में सब कुछ आता होगा। तो पहला काम आपने क्या करना है कि समझना है कि आपसे एग्जामिनर ने पूछा क्या है, और बस फिर आपने बता देना है। और दूसरी बात, अगर ऐसा हो कि एग्जाम में कोई सवाल हट कर आ जाए या फिर ऐसा आ जाए जिसकी आपको समझ ना आ रही हो या आप याद ना करके गए हो, तो अब आपने क्या करना है। देखिए एक सवाल आपके पास है 2 नंबर का। तो देखिए आपने करना क्या है, सबसे पहला काम सवाल को आप समझेंगे आपसे पूछा क्या जा रहा है, और फिर आपने उसका आंसर लिख देना है। आपको जो समझ आ रही है आपने लिख देना है। ऐसा नहीं है कि आप कहें ये सवाल तो मुझे आता नहीं है इसको छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं करना है। लाजमी तौर पर आपने सवाल को अटेम्प्ट करके आना है, चाहे आपकी इंग्लिश जैसी भी हो। अब मैं आपको ये नहीं कह रही कि भाई आपने कोई बहुत अच्छी इंग्लिश में लिख के आना है। तो देखें अगर आपकी इंग्लिश खराब है, टूटी फूटी है, जैसी मर्जी है, एग्जामिनर को इससे कोई गर्ज नहीं है। खास तौर पर बॉटनी और जोलॉजी के पेपर के अंदर देखिए, इंग्लिश के पेपर में तो लाजमी तौर पर एग्जामिनर आपकी ग्रामर वगैरह इंग्लिश वगैरह देखेगा, क्योंकि वो तो है इंग्लिश का पेपर। लेकिन खास तौर पर बॉटनी और जोलॉजी के पेपर में जो रीजनिंग और नॉन रीजनिंग क्वेश्चन है, यानी कि जो आपका सेक्शन बी है, उसके अंदर एग्जामिनर एक चीज देखता है, और वो पता है क्या है, कॉन्सेप्ट। अगर एग्जामिनर ने जो पूछा है आपने वो लिखा है, चाहे आपकी इंग्लिश खराब है, ग्रामर सही नहीं है आपकी, एग्जामिनर को पढ़कर ये समझ आ गया ना कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो बस एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। अब देखिए लाजमी नहीं है वो आपको पूरे के पूरे 2 नंबर दे, वो आपको 1 नंबर दे सकता है, 1.5 नंबर दे सकता है, या फिर अगर उसको ज्यादा पसंद आया तो पूरे के पूरे 2 नंबर दे देगा। लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि आप सवाल कोई छोड़कर आ जाए। तो आपने सवाल को लाजमी अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। अच्छा अब जरा वापस आते हैं टारगेट पेपर के ऊपर। तो आपके पास पेज नंबर 221 के ऊपर ना एक चार्ट बना हुआ है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपने उसकी लाजमी तौर पे तैयारी करके जानी है। इसके अंदर आपके पास काफी सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और साथ में उनकी डेफिशिएंसी वगैरह लिखी हुई है। तो वो चार्ट आपने मुकम्मल याद करके जाना है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है, मैं पहले बता रही हूँ, एग्जामिनर एक शॉट उसमें से लाजमी दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा पेज नंबर 118 के ऊपर आपके पास एक टेबल बना हुआ होगा 6.1, उसकी भी आपने अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है। इसके अंदर आपको वो किंगडम्स वगैरह के बारे में दिया गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली आपने पूरा का पूरा वो टेबल अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं डिफरेंस की। तो आपके पास जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो आपके पास पहला है प्रायोन्स एंड वायरॉइड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है प्रोक्सिसोम एंड ग्लायोक्सिसोम। नेक्स्ट आपके पास है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इसके अलावा आपके पास है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। नेक्स्ट आपके पास है फोटोसिंथेसिस इन साइनोबैक्टीरिया एंड फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया। अच्छा ये जो सबसे लास्ट वाला आपके पास डिफरेंस है, और ये जो आपके पास प्रोकैरियोट वाला है, दोनों ही आपको आपकी बुक के अंदर मिल जाएंगे। तो इनकी तो तैयारी आपने बुक में से करनी है। और हाँ बाकी के
अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत ही आसान से डिफरेंस मिल जाए तो भाई गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, बहुत आसान होते हैं गूगल के ऊपर, उसी से आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, क्योंकि एक सवाल आपके पास 2 नंबर का है तो डिफरेंस कितने याद करके जाएंगे? कम से कम 4 डिफरेंस होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बड़े-बड़े डिफरेंस लिख कर आए, मतलब छोटे-छोटे हों लेकिन 4 होने चाहिए, ठीक है? सबसे ही बता दें, जब से मॉडल पेपर आए थे कि आपने लाज़मी तौर पर मॉडल पेपर की भी तैयारी करके जानी है। आपको मॉडल पेपर के अंदर जितने भी शॉर्ट मिले हैं, उन सब की आपने तैयारी करके जानी है। लॉन्ग का तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मॉडल पेपर के अंदर कौन-कौन से लॉन्ग है जो आपने करने हैं और कौन-कौन से नहीं करने। लेकिन शॉर्ट, क्योंकि मैंने टारगेट पेपर उस वक़्त बनाया नहीं था जब मॉडल पेपर आया था, तो इस वज़ह से शॉर्ट आपने सारे याद करने हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्ज़ामिनर कुछ भी दे सकता है और अक्सर होता है बॉटनी वगैरह में कि काफ़ी सारे सवालात आ जाते हैं। लेकिन जस्ट मॉडल पेपर पे डिपेंड करना भी बेवकूफ़ी होगी ना, तो टारगेट पेपर को लाज़मी कीजिएगा, प्लस आपने मॉडल पेपर भी करना है, ठीक है? तो ये था आप लोगों के पास पूरा का पूरा सेक्शन बी। इसके अलावा आप लोगों के पास जो सेक्शन सी है बॉटनी का, वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुकी हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट जो मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं, तो मैं आपको बताती चलूँ कि आपको मेरे चैनल के ऊपर तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के टारगेट पेपर मिल जाएंगे, जिसकी मदद से आप अपनी तैयारी को चार चांद लगा सकते हैं। तो अगर आपके ज़हनों में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो फिर आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।